Hello dear students. So in today's video we will discuss about the fundamental forces in the nature. Clear? We will just discuss about the definitions of these forces and the nature of this force. We will not discuss them in detail. Clear? So first of all we start with the gravitational force. देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। मान लीजिए बेटा न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या है, इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। सपोज देयर इज अ बॉडी ए एंड बॉडी बी, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट विद ईच अदर विद सम फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? एंड न्यूटन के अकॉर्डिंगली जो फोर्स है बेटा बिटवीन द टू बॉडीज, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी जितना ज्यादा इन बॉडीज का मास होगा उतना ज्यादा इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सेकंड पॉइंट, ये जो फोर्स है इनके बीच, जो इनके बीच में जो फोर्स है, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब देखिए यहां पर हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 दूसरे का मास m2। जितना ज्यादा इन बॉडीज का मास होगा m1 और m2, उतना ही ज्यादा उनके बीच में फोर्स लगेगा। कॉमन सी बात है, ज्यादा मास वाली बॉडीज के बीच में फोर्स ज्यादा, कम मास होगा तो फोर्स भी कम। क्लियर? एंड डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स उनके बीच में कम हो जाएगा। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड नेक्स्ट इज, अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को हम कंबाइन कर देंगे, m1 m2 अबव एंड r स्क्वायर नीचे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फोर्स है इट इज इक्वल, अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम रिमूव करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को सिंबल है यहां पर g। g को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 एज इट इज, r स्क्वायर एज इट इज। ये जो g है यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? ये वैल्यू कांस्टेंट है और हमेशा पूरे यूनिवर्स के अंदर फिक्स रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी देखिए ये जो हमने फोर्स पढ़ा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज हैं, देखिए यहां पर जो हमने ये डिस्टेंस मेजर किया, ये इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। सो वी कॉल इट एज सेंट्रल फोर्स। दिस फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। और इनके बीच में क्या मीडियम प्रेजेंट है क्या नहीं, उस पर यह फोर्स डिपेंड नहीं करता। दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। मीन्स वट एवर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में चाहे कुछ भी प्रेजेंट हो, दिस फोर्स ऑलवेज रिमेन्स सेम। क्लियर? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस फोर्स इज द लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स। देखिए ये कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, ये सेंट्रल फोर्स है, मतलब कि हम जो डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं। क्लियर? और सेकंड पॉइंट क्या बताया, ये इंडिपेंडेंट है किससे, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉडीज। बॉडीज के बीच में चाहे कुछ भी प्रेजेंट हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। इट इज लॉन्गेस्ट रेंज। इस फोर्स की जो रेंज है वो सबसे ज्यादा है। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि जो सन है, सन और अर्थ, इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा है, कितना लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वहां तक भी ये जो है फोर्स आपका काम करता है। तो इसकी रेंज कैसी है, लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा रेंज है इस फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वी से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स एंड इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। मान लीजिए हम एक बॉडी को यहां से यहां तक लेके गए, तो हमने जो इनिशियल पोजीशन थी हमारी और जो फाइनल पोजीशन है, उन दोनों के बीच में ही, उन दोनों पर ही डिपेंड करता है इसके द्वारा किया गया वर्क। अब चाहे हम मान लीजिए यहां से यहां जाना है, तो कई तरीके हैं, तो यहां से ऐसे घूम फिर के जाएं या सीधे जाएं या ऐसे होकर के जाएं, चाहे किसी भी रास्ते से जाओ आप, लेकिन जो वर्क है वो केवल और केवल दो चीजों पे डिपेंड करता है, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पर। तो ऐसे फोर्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स।
क्लियर। तो ये जो फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और ये फोर्स वीक फोर्स होता है काफी ज्यादा। क्लियर, इट इज वेरी वीक फोर्स। दिस इज अ सेंट्रल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉडीज, लॉन्गेस्ट रेंज है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर, तो केवल आपको इसके बारे में एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है। चलो अब नेक्स्ट हम समझते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के भी बारे में। देखिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। आपको पता है स्टूडेंट्स, 10th क्लास में पढ़ चुके, दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। टू चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर और दे रिपेल ईच अदर। क्लियर, विद सम फोर्स, और उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब ये चार्जेस मोशन में आ जाते हैं, व्हेन द चार्जेस मूव, जब भी चार्ज मूव करता है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चार्जेस के बीच में एक और फोर्स अराइज हो जाता है। क्लियर, चार्जेस के बीच में आपस में एक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब चार्जेस में मोशन आ गया तब एक और फोर्स आ गया जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, तो यहां पर जो हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट है चार्जेस का, अब देखिए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आया और एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी। इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे, सिंपली दो चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर, तो वो तो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स इफेक्ट। और जब वो चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्लियर, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है चार्जेस के, दे आर इनसेपरेबल, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो मूविंग चार्जेस के बीच का फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो क्योंकि चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, तो इसीलिए इनके बीच के फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, अभी इस फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। ये फोर्स देखिए, चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी। सेम टाइप के चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर, और ये जो फोर्स है इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। कैसा रेंज फोर्स है ये, लॉन्ग रेंज फोर्स। सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं इसको क्योंकि सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये कौन से लॉ को ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब देखिए ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, जो जैसे हमारे पास जो इससे पहले जो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें हमने क्या किया था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जो भी फोर्स इस पॉइंट को ओबे करेगा वो हम कहेंगे कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है। किसको ओबे कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता था और वैसे ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। और ये जो फोर्स है हमारा, इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम ज्यादा स्ट्रोंग है। क्लियर, और ये भी एक ऐसा फोर्स है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपना स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए जो न्यूक्लियस है एक एटम का, इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियॉन। इन न्यूक्लियॉन्स को जो फोर्स होल्ड करके रखता है, जोड़ के रखता है एक दूसरे के साथ, उसी को हम बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को जो फोर्स अट्रैक्ट करके रखता है, होल्ड करके रखता है, उसी को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर, अब ये फोर्स देखिए किस वजह से आता है, एक्चुअली जो न्यूक्लियॉन है उनके बीच में कॉन्टिन्यूसली कुछ पार्टिकल का एक्सचेंज होता रहता है और वो पार्टिकल का नाम क्या है, मेसॉन्स। क्लियर, क्या नेम है उनका, मेसॉन्स। तो यानी कि मेसॉन्स के
कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज की वजह से जो फोर्स लगता है न्यूक्लियस के बीच उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है ये, बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स है। क्लियर? ये लगभग 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। जो हमने इससे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे 100 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है इसको। इट इज नॉन सेंट्रल, ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता। इट डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये जो फोर्स है आपका ये कभी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता। क्लियर? और जो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स अपना, वो क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से कॉन्टिन्यूसली कुछ रेडिएशंस को बाहर निकालते हैं, उनको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलेंगे इस सब्सटेंस को? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जब रेडियो एक्टिव डीके होता है, ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके, जो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उसमें से वो बाहर निकलते हैं। जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डीके होता है, या यूं कहें रेडियो एक्टिव डीके होता है, तो उसके अंदर से कुछ पार्टिकल बाहर निकलते रहते हैं, और इन्हीं पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? वीक न्यूक्लियर फोर्स। किसके बीच में है ये? जो रेडियो एक्टिविटी के दौरान कुछ पार्टिकल बाहर निकले थे उनके बीच का फोर्स है। जैसे कि अब रेडियो एक्टिविटी के दौरान मान लीजिए बीटा डी के प्रोसेस हो रहा है, बीटा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, तो बीटा डी के प्रोसेस में ये देखिए जो न्यूक्लियर प्रोसेस है ना, इसमें अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो बीटा डी के प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, ये दो टाइप के पार्टिकल और निकलते हैं। क्या क्या निकलता है? एक तो इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बाहर निकलते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच का फोर्स क्या होगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? और ये जो फोर्स है ये शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स होता है, 10⁻⁻18 मीटर तक रेंज का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।